आज हम बात करने जा रहे हैं खगोल विज्ञान की, यानी प्राचीन खगोल विज्ञान की। तो खगोल विज्ञान को जानने से पहले हमें एक शब्द है एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान ही, उसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या है? खगोल विज्ञान यानी यूँ कहें, एस्ट्रो मीन्स रिलेटेड टू स्टार्स, यानी तारों से संबंधित जो विद्या है, जो चीज़ें हैं तारों से संबंधित सारी चीज़ें, चाहे वो अंतः तारकीय से लेकर के अनंत ब्रह्मांड करकी चीज़ें हों, उन सब से संबंधित। और नॉमी मीन्स होता स्पेसिफाइड एरिया और फील्ड ऑफ दैट पार्टिकुलर थिंग्स, मतलब उससे संबंधित जो भी चीज़ें जिनके अंतर्गत इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है उससे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान। तो प्राचीन खगोल वैज्ञानिक जो हमारे थे, अब आपके ब्रेन में दिमाग में क्वेश्चंस ये आ सकते हैं कि आखिर उन्होंने 9 ग्रहों की परिकल्पना कहाँ से की, कैसे उन्होंने 9 ग्रहों को माना और कैसे उन्होंने जाना और कैसे उन्होंने देखा, जबकि दूरबीन का आविष्कार भी नहीं हुआ था उस ज़माने में। तो लेकिन उनके पास 9 ग्रहों की परिकल्पना कहाँ से आ गई, चाहे वो पूरी दुनिया के खगोल वैज्ञानिक रहे हों, प्राचीन भारतीय खगोल वैज्ञानिक रहे हों, या फिर वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी उस ज़माने की जो रही थी, विश्व वैज्ञानिक समुदाय की हम बात करें, तो स्वाभाविक है आपके ब्रेन में आना भी चाहिए क्वेश्चन। इसी का समाधान लेकर के आज हम आपसे वार्ता करने के लिए यहाँ पर रेडी हुए हैं। एक्चुअल में है क्या, आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे प्राचीन खगोल वैज्ञानिक थे वो देखते थे रात्रि के आकाश की तरफ। आज आप, हम और सब लोग जिनकी आंखें स्वस्थ हैं वो लोग आकाश की तरफ देख सकते हैं, निहारते हैं और जिज्ञासा बस निहारते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह स्वाभाविक बात है उसके अंदर जिज्ञासाओं से भरा हुआ है। वो जानना चाहता है हाउ टू नो ऑल दीज थिंग्स, कि ये चीज़ें हैं क्या, कैसे, हाउ दीज थिंग्स इवॉल्व, ऑल दीज थिंग्स विच आर विजुअल एंड नॉन विजुअल, वेयर फ्रॉम वी हैव केम हियर एंड वेयर वी हैव टू गो, ऑल दीज थिंग्स लाइक। ये चीज़ें जानने चाहते हैं कि हम कहाँ से आए, कहाँ को जाएंगे और कहाँ कैसे, इन सारी चीज़ों के पीछे आखिर सच्चाई क्या है, यह क्या है, यही है जिस दुनिया में हम रहते हैं, क्या वही दुनिया वास्तविक दुनिया है या फिर कहीं कोई अन्य दुनिया हो सकती हैं। तो इन तमाम चीज़ों की परिकल्पनाओं को लेकर के और तमाम जो उनके अंदर उठने वाली जिज्ञासाओं को लेकर के उनके दिमाग में ही बहुत सारी क्वेश्चंस रहते थे। उन क्वेश्चंस के जवाब, आंसर्स, रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस, परिणाम जो थे वो भी जानना चाहते थे। और उसी समय से फिर जन्म होता है एक ब्रांच का जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। यानी यूँ कहें कि ओल्डेस्ट टू ओल्डेस्ट और न्यूएस्ट टू न्यू विच इज नोन एज द एस्ट्रोनॉमी। यानी यूँ कहें कि पुरानी से पुरानी यानी प्राचीनतम से प्राचीनतम विज्ञानों से एक और आधुनिक से आधुनिकतम विज्ञानों में से एक विज्ञान है खगोल विज्ञान या अंतरिक्ष विज्ञान, जिसका आज आप लोग हर जगह विभिन्न प्रकार की चीज़ों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। ऐसे ही जब हमारे वो प्राचीन खगोल वैज्ञानिक रहे थे, आज से हजारों साल पहले इस धरती पर, आज आप हैं, आपसे पहले कोई और था, आप और हमारे बाद कोई और होंगे। इट्स अ प्रोसेस ऑफ गोइंग ऑन, और लर्निंग इज ए लाइफलॉन्ग प्रोसेस। शिक्षा जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। हम ना चाहते हुए भी कभी ना कभी किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ कहीं से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और इसी से फिर जीतते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जो हमारे प्राचीन खगोल वैज्ञानिक थे उनके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठा करते थे। वो भी ये जानना चाहते थे कि आखिर जो है ये तारे जो हैं क्या हैं, तारे हैं या ग्रह हैं, कैसे पहचानें इन सब चीज़ों को। तो पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा रात्रि के दौरान आकाश साफ रहा करता था, चूँकि उतना लाइट पॉल्यूशन और लाइट वगैरह जो कृत्रिम लाइट्स आज हमने जो 21वीं सदी में यहाँ पर डेवलप करके एक कंक्रीट सिटी डेवलप कर दिए हैं, और उसके बाद में ये एक हिसाब से चारों तरफ से विभिन्न प्रकार की लाइट सोर्स जो हैं, एक्स्ट्रा लाइट सोर्स जिन्हें लाइट पॉल्यूशन के तौर से जाना जाता है आज के दौर में, वो कर रखा है। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से आप उन सारी चीज़ों को बड़े शहरों से क्लियर स्पष्ट तौर से विजुअल नहीं कर पाते हैं। बशर्ते उस ज़माने में क्या होता था कि प्राचीन खगोल वैज्ञानिक जो रहे थे आज से हजारों साल पहले इस धरती पर, उनके द्वारा उन सारी चीज़ों की गणनाएं की जाती थी, जाना जाता था, उन चीज़ों को पहले साधारण आँखों से देखा जाता था। हमारे पास आज बहुत सारे आधुनिक उपकरण हैं, विभिन्न प्रकार की खगोलीय टेलीस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट से लेकर के अन्य प्रकार की ऑब्जर्वेटरी हैं, उनके माध्यम से हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, देखते हैं धरती पर कहाँ क्या हो रहा है, आकाश में कहाँ क्या हो रहा है, अनंत ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन पुराने ज़माने के व्यक्तियों के, लोगों के, या जो एंशियंट एस्ट्रोनॉमर्स थे, प्राचीन खगोलविद थे, उनके पास में तो ये सारी चीज़ें मशीन्स वगैरह से लेकर के टेलीस्कोप का भी आविष्कार नहीं हुआ था। उसकी चर्चा भी हम करेंगे, कब टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस किस तरीके से आगे बढ़ती गई चीज़ें।
पहले ये जानने ला ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए कि वो जो प्राचीन खगोल वैज्ञानिक थे, उन्हें ये कैसे पता कि 9 ग्रह होते हैं। और रात में आप लोग भी देखते होंगे, आपने भी सोचा होगा कि आखिर ग्रह कैसे दिखाई देते हैं, हम पहचाने तो पहचाने कैसे कि ये ग्रह है, ये तारा है, ये छोटे से लेकर के बड़े खगोलीय पिंड। यूनिवर्स इज फिल्ड विद ऑल दीज थिंग्स विच आर विजुअल एंड नॉन विजुअल बाय योर नेक्ड आई एज वेल। अपनी आँखों से आप चाहे उन्हें दृश्य कर पाएँ, देख पाएँ, विजुअल हो पाएँ या ना हो पाएँ, लेकिन यूनिवर्स में जो आप सोचते हैं, लगभग यूँ कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें तो मौजूद हैं ही, और जो आप कभी भी सोच भी नहीं सकते, वो सारी चीज़ें भी इस स्पेस या यूनिवर्स, अनंत विस्तारित ब्रह्मांड का ही पार्ट हैं, और ये पूरी ब्रह्मांडीय थिंग्स हैं, चीज़ें हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को भी क्वेश्चंस आता होगा दिमाग में कि हम भी ये पहचानें कि ये कौन सा ग्रह है, वो कौन सा ग्रह है। और अब तो बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह आ गए हैं तमाम प्रकार के, तो उनके माध्यम से आप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, तो उन्हें देख सकते हैं। कोई भी स्टार या कोई भी प्लेनेट या कोई भी स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज टू बिग सेलेस्टियल बॉडी जो आपको लगती है कि ये समझ में नहीं आ पा रहा है आखिर ये क्या है, तो उसके लिए आपको जो है विशेष एटलस की आवश्यकता नहीं रह गई कि हाँ, पहले पुराने ज़माने में वो देखते थे तो उनके पास एटलस बनाते थे, लेकिन आज आपके पास क्या है, आप तो विभिन्न प्रकार के स्टोर्स हैं, वहाँ से चीज़ें खरीद सकते हैं, टेलीस्कोप्स इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं, या फिर आप जो है बहुत सारी एडवांस लेवल की बुक्स वगैरह भी खरीद सकते हैं। तमाम विभिन्न प्रकार के जो माध्यम हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन से लेकर के और तरीके हैं, वहाँ से भी और भी तमाम चीज़ों के बारे में आप लोग जो है बड़े आसानी से जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। और एक ऐप डाउनलोड कर लेंगे, उसके ही माध्यम से आप लोग कोई भी स्टार या कोई भी प्लेनेट, कोई भी बॉडी, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज टू बिग सेलेस्टियल बॉडीज़ की जानकारी विद इन इंस्टेंट, क्षणिक समय में आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी कि हाँ, ये इस स्टार को आप देख रहे हैं। यहाँ पर रियल टाइम लोकेशन आपको दिखाएगा, किसी भी प्लेस पे हो आप लोग। तो ये आज संभव हो पाया है, लेकिन इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी रही है वो हजारों सालों की जो हमारे प्राचीन भारतीय खगोलविद हैं उनकी मेहनत का नतीजा है, जिनके कारण ये सारी चीज़ें आज संभव हो पा रही हैं। अब फिर मूलभूत प्रश्न वहीं पर आता है। प्रश्न ये होता है कि आखिर वो लोग कैसे पहचानते थे जो आज से हजारों साल पहले जो इस धरती पर रहा करते थे। तो देखिए, पहले आप सब चीज़ों को समझने से पहले एक छोटी सी चीज़ ये समझिए कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आज आप और हम अपने ज़माने के एडवांस हैं, लेकिन वो अपने ज़माने के एडवांस रहे हुए वैज्ञानिक रहे थे, या यूँ कह सकते हैं वो थे ही उस ज़माने के वैज्ञानिक। चूँकि उन सारी चीज़ों को इतना विधिवत तरीके से जानना और उन्हें लिपिबद्ध करना, ये हर किसी के बस की बात आज भी नहीं है और तब भी नहीं थी, लेकिन आज भी, आगे भी होंगे, और पीछे भी, पुराने ज़माने में भी, पिछले ज़माने में भी, एंशिएंट एजेस में भी तमाम विभिन्न प्रकार के ऐसे मनुष्य इस धरती पर पैदा हुए हैं, जन्म लिया है, जिन्होंने अपने प्रेक्षणों की वजह से, ऑब्जर्वेशंस की वजह से, अपनी जानकारी की वजह से और अपनी रातों की नींद त्याग करके उन सारी चीज़ों के बारे में अंतरिक्ष को पढ़ते रहे और जानते जानते वो ऐसी तमाम चीज़ें जो लिख करके रख गए या दे गए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिकों को कि इसे आगे बढ़ाइए, और आगे आने वाली मानव सभ्यता जो इनके आधार पर और इन प्रेक्षणों को आगे बढ़ाएगी, और धीरे धीरे करके मानव सभ्यता कहाँ पहुँच जाएगी, ये तो अभी एक वानगी भर है कि हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है कि आप लोग इस चीज़ को यहाँ घर बैठे ही देख पा रहे हैं। अन्यथा आपकी अगर हमसे मुलाकात ना होती तो ये सारी चीज़ें आप अपने पड़ोस में अगर कोई होता उससे सीख पाते, या दूर जाना ही पड़ता आपको, और आप अब अपने घर बैठे ही इन सारी चीज़ों को सीख पा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बदौलत ही संभव हो पाया। लेकिन ऐसा प्राचीन ज़माने में तो नहीं रहा था। प्राचीन ज़माने में क्या होता था कि वो लोग आकाश स्वच्छ होने पर, आज भी हमारे गाँव के किसान लोग जो होते हैं, वो लोग इन सारी चीज़ों को जो यहाँ से बड़े शहरों से, कंक्रीट सिटी से, या यूँ कहें लाइट पोल्यूशन के कारण ऑब्जर्वेशंस नहीं कर पाते हैं। तो आप अगर ऑब्जर्वेशंस करना चाहते हैं तो आप लोगों को ग्रामीण इलाके में जाना होगा, और वहाँ से इन सारी चीज़ों को आप भी वैसे ही देख सकते हैं जैसे कि हमारे प्राचीन खगोल वैज्ञानिक देखा करते थे। जैसे कि उन्होंने 9 ग्रहों की परिकल्पना की। आप लोग भी जानते हैं कि ग्रह 9 हैं या 8 हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होंगे, तमाम लोगों के, कि वास्तव में ये 9 ग्रह हैं, अब 9 ग्रह हैं, पहले इतने थे, फिर उतने हुए, पहले 9 थे, अब 8 हो गए, अब 8 क्यों हो गए, एक कहाँ गया, क्या हुआ, बहुत सारी क्वेश्चंस। या 9 पहले 9 कैसे आए, वो 9 कौन से ग्रह थे। तो तमाम चीज़ों के बारे में जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, इसमें वो सारी शंकाओं का समाधान हम करने की कोशिश करेंगे आपके साथ जो है, अगर आपका सहयोग रहा तो।
तो अब जान देते हैं पहली दफ़ा कि एक्चुअल में वास्तव में वो लोग कैसे पहचानते थे, प्राचीन ज़माने के जो लोग थे। तो मैंने बताया अभी आपको कुछ क्षणिक समय पहले कि आकाश साफ होने पर ही ये सारी चीज़ें विजुअल होती हैं। स्वच्छ आकाश होना चाहिए, लाइट पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, और उस ज़माने में ये सारी चीज़ें उतना नहीं हुआ करती थी। इसीलिए जो इस धरती पर हज़ारों साल पहले रहने वाले जो मानव थे, जो प्राचीन खगोल वैज्ञानिक कहें इन्हें, वो जो थे वो ऐसे ही खुले आसमान को जिज्ञासावश यूं ही निहारते थे और उसे देखा करते थे, और देखने के बाद में उन्हें बहुत सारी चीज़ें यूं ही नज़र आती थी। जैसे आप लोग नॉर्थ साउथ देखेंगे, उत्तर दक्षिण ऐसा पड़ा हुआ एक पट्टा जैसा नज़र आएगा, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है, यही है मिल्की वे, यानी दुग्ध मेखला जिसे नाम दिया गया। यानी मैंने अपने वीडियो में पूर्व में भी कुछ इसका जिक्र किया था कि जैसे कि अगर आपने मिल्क पोवर्ड कर दें तो ऐसी एक धार जैसी बन जाएगी, एक सफ़ेद पट्टी जैसी बन जाएगी, उसी को मिल्की वे नाम दिया गया, यानी दूधिया रास्ता। तो आकाश में पड़ी हुई जो है नॉर्थ साउथ ऐसी एक पट्टी सी नज़र आती है, और वो बड़े आसानी से ग्रामीण इलाकों से भी उसे आप आसानी से देख पाते हैं। हम लोग अपने गांव से देखा करते थे उन सारी चीज़ों को, और गांव से आज भी जहां पर लाइट पोल्यूशन बहुत कम है वहां से ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। वो है आपकी मिल्की वे गैलेक्सी, दुग्ध मेघला गैलेक्सी जिसे कहते हैं, हमारी गैलेक्सी, यानी जिसमें हम लोग रहते हैं। अब ये 1,00,000 लाइट ईयर में फैली हुई गैलेक्सी है। मतलब अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से यानी 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर कोई चीज़ जाए तो एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में अपनी ही गैलेक्सी को 1,00,000 साल लग जाएंगे। और ये इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड है, इसमें जितना आप जानते जाएंगे उतना ही कम है। ऐसे ही हमारे प्राचीन खगोल वैज्ञानिक जिन्होंने इन चीज़ों को यूं कह सकते हैं खोजने की प्रवृत्ति को जन्म दिया, और उसको आज हम आप सब लोग इसको मिलकर के आगे बढ़ाते जा रहे हैं, नई नई खोजों से रूबरू होते जा रहे हैं। उस ज़माने में जब लाइट उतना पोल्यूशन नहीं होता था, केवल उन्हें चंद्रमा विस्मृत करता था रात के दौरान, चूंकि उसकी चमक सबसे ज़्यादा होती थी, तो उन्हें जानते थे, उन्हें लगता था ये चिकनी सतह, चमकदार सतह, कुछ खुरदरे गड्ढे जैसे जिन्हें मीटियोर्स आज के दौर में कहा जाता है, वो उन्हें दिखाई देते थे। उन्हें लगता था कि ये कुछ पूरा जो है स्पॉट जैसे हैं, वो धब्बे हैं, आखिर ये क्या हैं। तो उनके बारे में भी जानना चाहते थे। वो देखते थे काफ़ी महीनों महीनों से लेकर के मंथ्स टू मंथ, ईयर टू ईयर, सालों सालों की, उनकी कई कई ईयर्स की, कई कई वर्षों की जो उनकी सोच थी, उसको उन्होंने उस पर प्रैक्टिकली करके देखा। उन्होंने देखा कि आखिरकार ये बॉडी क्या है। आज एक बॉडी यहाँ पर है, वो दूसरी जगह वहाँ पहुँच गई, फिर यहाँ पहुँच गई, कुछ घंटों बाद यहाँ चली गई, फिर यहाँ चली गई। तो उन्होंने देखा, ऑब्जर्वेशंस लिए, प्रेक्षण लिए कि ये जो है वो कुछ बॉडी घूमती हुई नज़र आ रही हैं। यानी इधर से निकली, जैसे कि पश्चिम से निकली तो वो पूरब की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं, इधर से निकली इधर जा रही हैं। तो ये क्या है, और उनकी चमक भी विशिष्ट थी दूसरों जो बॉडीज़ हैं उनके मुकाबले। तो उन्होंने उन्हें नाम दिया वांडरर, या घूमने वाले, जिनका मतलब होता है प्लेनेट्स, यानी आपके ग्रह। तो ग्रहों को उन्होंने ऐसे करके पहचानना शुरू किया। अब होता क्या था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही था और आप जान ही चुके हैं कि लाइट पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो उन सारी चीज़ों को देखना बड़ा आसान होता है। उन्हीं चीज़ों को वो क्या करते थे, जैसे सूर्योदय हुआ, उससे पहले हुआ, उसके बाद में हुआ, तो कुछ प्लैनेट्स जैसे कि आपका मरकरी हुआ, जिसे आप बुध ग्रह कहते हैं, उस दौरान दिखाई देता है। शुक्र ग्रह हुआ सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद में भी दिखाई देता है। तो वो दो ग्रहों को उन्होंने मोशंस को देखा कि हाँ ऐसे ऐसे ये मोशंस करते हैं, ये इनकी जो है चाल है, ये ऐसे ऐसे चलते हुए जा रहे हैं, अपने जो है ये एक्सेस है और इस पर ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, ये पाथ है उनका, रास्ता है चलने का। तो उस पर उन्होंने पहले तो नेक्ड आई से ही दिखाई देते हैं, तो उनमें उन्होंने जो नेक्ड आई से देखते थे नॉर्मल आंखों से, अपनी साधारण आंखों से, बिना किसी टेलीस्कोप से, आज भी दिखाई देते हैं वो ग्रह, जिनमें से कि आपको हो गया मरकरी, यानी जिसे कहते हैं बुध ग्रह, वीनस शुक्र ग्रह, और मार्स भी यूं ही दिखाई देता है, लाल कलर का चमकता हुआ नज़र आता है। और आपका जो है वो सैटर्न हो गया, शनि ग्रह हो गया, वो भी ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं। और जुपिटर हो गया जो बड़ा सा चमकीले तारे जैसा रात में आकाश में 9 बजे करीब में लगभग दिखाई दे रहा है आजकल। तो ये 5 ये हो गए जो आप नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं। 2 वो मानते थे कि कहीं पर जो हैं वो राहु और केतु हैं, ये उनकी छाया के कारण ये ग्रहण वगैरह की कंडीशंस होती हैं, लेकिन 2 उन्होंने ये माने। उसके बाद में सूर्य और चंद्रमा, तो 5 और 2 7, राहु केतु मिला करके 2, सूर्य चंद्रमा मिला करके 9। तो ये परिकल्पना जो है वो 9 ग्रहों में कन्वर्ट होगी। उन्होंने फिर इन नव ग्रहों के अकॉर्डिंग जो है अपनी अपनी जो है
गुणा गणित या कैलकुलेशंस जो होती है वो करना शुरू कर दी। उनके आधार पर वो ये निकालते थे कि इसका बैड ओमेन क्या है, गुड ओमेन मतलब क्या है, इसका अच्छा प्रभाव क्या पड़ेगा मानवीय जो गतिविधियां हैं यानी मानवीय शरीर हैं उन पर, या फिर इनका बुरा प्रभाव मानवों पर क्या पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फलित ज्योतिष में कन्वर्ट होती गई धीरे धीरे करके, और आज जो आप दिखाई देते हैं फिर जो है वो ज्योतिष का पार्ट हो गया। वो भी एक मैथमेटिक्स ही होता है, लेकिन उसमें जो है कुछ बहुत सारी कमियां जो हैं वो रहती हैं, उसको जो है सुधारा फिर लोगों ने धीरे धीरे करके। चूँकि उस ज़माने में सारी चीज़ें या आज के ही ज़माने में सारी चीज़ें परफेक्ट एकदम नहीं हो जाती हैं, धीरे धीरे करके उन्हें परमार्जित तो परिष्कृत करते गए, तो फिर नई चीज़ों के बारे में जानते गए। तो ऐसे करके उन्होंने 5 ग्रहों को ये देखा जो नेक्ड आई से दिखाई देते हैं, 2 राहु केतु जो माना। उसके बाद में जो है किसी दिन और इन सारी चीज़ों पर भी चर्चा कर देंगे। अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ कम जानकारी मिल पा रही है, इनके विस्तार से और जानकारी चाहिए हमें, तो हम लोग फिर चर्चा करेंगे इस पर। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि 5 ग्रह जो नेक्ड आई से आज भी दिखाई देते हैं, आप भी देख सकते हैं, वो उन्होंने देखे। उसके बाद में फिर जो है उन्होंने राहु केतु 2, 5, 2, 7 और 2 सूर्य और चंद्रमा यानी 9 ग्रह हो गए। तो 9 ग्रहों की परिकल्पना जो है वो साकार हुई वहाँ से। और उसके बाद में फिर जो व्यक्ति आज तक धरती पर रहते रहे काफ़ी सालों तक, उनके बाद के भी वो भी मानते रहे कि हाँ ये 9 ग्रह हैं, ये नवग्रह हैं, और उन्हीं को आधार बना करके, चूंकि इस पृथ्वी पर ही हम लोग रहते हैं, तो इसी पृथ्वी को आधार बना करके फिर लोगों ने ये सोचा कि ये होता है कि जैसे ये ग्रह पृथ्वी के चारों तरफ परता घूम रहे हैं, यानी यूं निकल रहा तो ये लगता है कि इधर। कभी कभी आप देखते होंगे कि चंद्रमा इधर से निकला, इधर गया, इधर गया, इधर कहाँ गया, इधर इसके नीचे गया, फिर ऐसे ऐसे चक्कर लगा करके वो आ रहा है। तो उन्हें ऐसा लगता था, आज भी हमें प्रथम दृष्टा ऐसा लग सकता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको लग सकता है कि एक्चुअल में ये जो ग्रह हैं वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे चारों तरफ घूम रहे हैं। और सूर्य भी आपको लगता है कि पूरब में निकलता है। दरअसल पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ जो है वो घूम रही है, इसीलिए आपको लगता है कि सूर्य जो है वो पूरब में निकलता है। दरअसल सूर्य नहीं निकलता, निकलता तो पृथ्वी है, डेली ऐसे करके मूव कर रही है। और ये 24 घंटे में अपने अक्षर पर ऐसे ऐसे घूमते हुए ये सूर्य रहा, ऐसे ऐसे घूमते 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 ये जो है 365 या 66 दिनों में लीप ईयर में ऐसे करके एक चक्कर लगाती है, वहाँ के वहीं आ जाती है। तो फिर 1 साल 1 ईयर कंप्लीट होता है, आप हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। तो ये जो है वो रोटेशन हो गया, ये रिवॉल्यूशन हो गया, ऐसे करके चारों तरफ घूमना जो है। तो इसको हम देखते हैं कि बहुत सारी गतियाँ जो है अब जानी गई हैं, विभिन्न प्रकार की और भी गतियाँ जो है, तमाम तरह की चीज़ें जान चुके हैं आप लोग। तो ये पहले सब कुछ इतना संभव नहीं था, इतने आसानी से नहीं जान पाए थे कि एक्चुअल में कौन सा प्लैनेट्स कहाँ पर है, क्या है। तो फिर हम धीरे धीरे करके कैलकुलेशंस बढ़ते गए, ऑब्जर्वेशंस बढ़ते गए, और जो परिकल्पनाएं थी उन्हें साकार और मूर्त रूप देते गए। तो फिर हम जानते गए कि एक्चुअल में इनके पीछे का जो मैथमेटिक्स है वो अप्लाई करते गए, और वो उनके रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस जो है परिणाम आते गए। तो जान लिया कि ये प्लैनेट जो हैं वो पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूम रहे हैं। जो जियो सेंट्रिक मॉडल था कॉपरनिकस का, उसको फिर देखा कि ये जो है वो इसके पृथ्वी के चारों तरफ नहीं, ये पृथ्वी भी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जो 8 प्लैनेट्स हैं आज के दौर के अकॉर्डिंग, तो वो जो है वो सूर्य के परता, मतलब सूर्य के चारों तरफ ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। अब तो बहुत सारे सैटेलाइट्स को भेज करके तमाम माध्यमों से जो है, जैसे कि अगर आप जो है इस धरती पर कहीं भी फिरेंगे इधर उधर तो आप जो हैं वही माने जाएंगे। लेकिन अगर आप सीधे ऐसे 100 किलोमीटर ऊपर यहाँ से धरती से अगर आप चले जाते हैं तो आप एस्ट्रोनॉट कहलाएंगे, अंतरिक्ष यात्री कहलाएंगे, क्योंकि ऐसा जाना टफ है। और ऐसे तो आप लोग इधर उधर धरती पर घूमते ही हैं, स्वाभाविक बात है। तो उसी को देखते हुए तमाम चीज़ें जो निकल के आती हैं प्राचीन ज़माने से लेकर के आधुनिकतम, अब हमारे ज्ञान में विस्तार होता गया, और उस विस्तार के कारण ही इस अनंत विस्तारित ब्रह्मांड के कुछ पहलुओं को ही मानव सभ्यता टच कर पा रही है, समझ पा रही है। शायद ही कभी मानव सभ्यता पूरे ब्रह्मांड को समझ पाए। ए बिग क्वेश्चन इज हियर फॉर द सेक ऑफ ऑल ऑफ यू, सबके लिए ही ये बड़ा प्रश्न है कि हम लोगों की एक प्रजाति है इस धरती पर, हम लोग एक ह्यूमन बीइंग हैं, मानव मात्र हैं हम लोग। इस पर ही लाखों नहीं करोड़ों प्रकार की प्रजातियां हमारे आपके साथ ही निवास करती हैं। आप लोगों का कितनी चीज़ों से इंटरेक्शन हो पाता है, जो बहुत छोटे छोटे स्मॉल बैक्टीरियाज होते हैं उनसे कभी आप वार्तालाप करते हैं, कभी फ़ोन लगा के उनसे बोलते हैं हाय दोस्त, हाउ आर यू, कैसे हैं, क्या हो रहा है। वो नहीं समझ पाते आपको, आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो सब चीज़ें। कुछ चीज़ों को आपने जैसे तोते को रटा लिया हो, डॉग्स को पा लिया हो, वो आपकी थोड़ी बहुत भावनाओं को मैच करते हैं। लेकिन
तमाम प्रकार की प्रजातियां इस धरती पर ही ऐसी हैं जो मानव सभ्यता ने जब से पिछले हजारों नहीं लाखों सालों से, जब से मानव सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ है, अपीयरेंस हुआ है, जन्म हुआ है, धरती पर प्रकटन हुआ है, जब से हमारी मानव सभ्यता धरती पर आई है, तब से लेके अब तक भी और आगे शायद ही जान पाएं कि एक्चुअल में और भी जो प्रजातियां हैं इस धरती पर हमारे साथ रहती हैं, तमाम प्रकार की प्रजातियां हुई। अब जैसे माने चलो डॉग्स की एक अपने आप में स्पीसीज है, हॉर्स की अलग है, लायंस की अलग है, और जो है बटरफ्लाइज की अलग है, और जो स्मॉल माइक्रो बैक्टीरियाज हैं उनकी अलग है। तो सबकी अपने आप में एक अलग अलग सिविलाइजेशन, उनमें से एक सिविलाइजेशन ह्यूमन बीइंग भी है। क्या ये वास्तव में क्वेश्चन ये आना भी चाहिए कि क्या ये मानव सभ्यता के लिए रहने के लिए यानी ह्यूमंस के लिए ही धरती का निर्माण नेचर ने किया होगा? पृथ्वी केवल मानवों के लिए ही रहने के लिए होनी चाहिए? ऐसा तो नहीं है। इस पर तमाम प्रजातियां उस समय से लेकर के आज तक, अब जो एडाप्टेशन की प्रक्रियाओं से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि जो अपने आप को अनुकूलतम कर लेता है इस एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, वायुमंडलीय दशाओं के अकॉर्डिंग, समय देश काल परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलता जाता है, ढालता जाता है, तो वो इस पर ज़्यादा लॉन्ग सर्वाइव कर पाता है। अब ऐसे ही कई ऐसी प्रजातियां रही थी इस धरती पर जो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाई। तो ऐसे ही करके हमारे जो पूर्वज थे वो भी इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके आगे जानते गए और उन्होंने इन सारी चीज़ों को जाना। तो उन्होंने कुछ, जैसे कि कुछ तारों के पैटर्न आपने देखे होंगे, उन पैटर्न को उन्होंने भी गढ़ा, उन्होंने भी देखा कि आखिर ये जो हैं ये पैटर्न क्या हैं, तो उन्हें नक्षत्र वगैरह का नाम देना शुरू कर दिया। अब ऐसे ही करके बहुत सारी चीज़ें जो प्राचीन से लेकर के अब आधुनिकतम हम और इन चीज़ों को आगे जानते जा रहे हैं। तो हम लोग कंपैरिजन तो नहीं कर रहे कि ये चीज़ें जो हैं वो उस ज़माने में ज़्यादा बेटर थी। कुछ लोग कंपैरिजन कर सकते हैं इन चीज़ों में कि नहीं हमारा उस समय का ये था, बहुत एडवांस था, आज का तो बहुत पीछे है। तो अब आप कंपैरिजन किस बेस पर कर सकते हैं? ये तो क्वेश्चन वही हो गया कि अगर यहाँ पर जो है हम लोग ये कहें कि हम ही श्रेष्ठ हैं इस धरती पर, हमारे सिवा और कोई है ही नहीं, तब फिर आप ये सोचिए कि मान के चलो कोरोना वायरस जो आया था, अगर इस धरती पर जितने भी लोग हैं रहने वाले, सब लोग 8 बिलियन पीपल नाउ डिविजन ऑन दिस प्लेनेट ना, 8 अरब आदमी लगभग रह रहे हैं इस धरती पर, ये डेटा निकल के आता है। तो उनमें से अगर सबको कोरोना हो जाता और सब डेथ हो जाती, सोच लीजिए फॉर ए मोमेंट, तो क्या हो? ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर सोच लीजिए सब लोगों की डेथ हो गई और उनमें से एक लोग कोई बचा, उसके बाद में वो सबके शरीर से उस कोरोना को निकाले, सूते शक करे, मतलब निकाले, उन चीज़ों को निकाल ले, कोरोना बैक्टीरिया को, उसके बाद में वो वेट करे, उसका तोल निकाले, उसका वेइंग करे चीज़ों का, तो पता पड़ेगी कि वो 1 टीस्पून फुल भी नहीं बैठ रहा है, वो पूरा बैक्टीरिया, पूरा वायरस, सॉरी जो वायरस है या बैक्टीरिया हुआ, वायरस भी हुआ, तो वायरस ही है, कोरोना तो वायरस ही था। तो वो वायरस जो है वो 1 चम्मच भर पदार्थ वायरस नहीं बैठेगा, इतना सा छोटी थोड़ा सा, इतना भी नहीं बैठेगा, और पूरी मानव सभ्यता को खत्म करने की शक्ति रखता है। तो स्वाभाविक बात है इस अनंत विस्तार ब्रह्मांड में मानवता की देखी जाए तो औकात ही क्या है। लेकिन कुछ लोग जो है धरती पर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ में लगे रहते हैं, या फिर वो ये श्रेष्ठ साबित करते हैं कि हमारे पूर्वज ये थे, हमारे वो ये थे। अरे ये यूनिवर्स है, इसको ये इस हिसाब से समझिए कि हम सब लोग इसके सामने कुछ भी नहीं है। आप सुपर नेचुरल पावर नहीं हो सकते, स्वाभाविक बात है। और यूनिवर्स ने, इस नेचर ने आपको जो है उतना ही बनाया है, जैसे कि अगर बंदर को बनाया है तो बंदर जो है वो समंदर का खिलाड़ी नहीं बनाया है उसने, स्वाभाविक बात है। नेचर ने अगर वो चाहे कि वो समंदर का खिलाड़ी बनने की कोशिश करे तो समंदर में छलांग लगा जाए था सागर में, तो उसकी वो छलांग जो होगी, वो जंप होगी, फर्स्ट एंड लास्ट ही होगी, कहाँ तक तैराएगा वो, उसकी क्षमता है, अपनी सीमा है। ऐसी ह्यूमंस की भी लिमिटेशंस होती हैं, मानवीय जो है वो लिमिटेशंस होती है, हमारी भी एक सीमाएं हैं कि हम लोग इस यूनिवर्स को कहाँ तक जान सकते हैं। ऐसे ही पुराने ज़माने के जो लोग थे उनकी भी कुछ सीमाएं थी, वो भी यहाँ तक ही जान पाए थे उन सारी चीज़ों को। आप ये नहीं कंपैरिजन कर सकते कि नहीं वो तो परम थे, एब्सोल्यूट थे। एब्सोल्यूट तो शायद ही कोई चीज़ होती हो, अगर जो 2+2 होता है वो भी हो सकता है आगे आने वाले समय में, अब तक एब्सोल्यूट है। और इसका मतलब यही साइंस है कि अब तक जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया तो बल्ब ज़्यादा लाइट कंज्यूम करता था, अब धीरे धीरे करके बहुत सारे ऐसे बल्ब बन गए जो एलईडी आ गया, लाइट इमिटिंग डायोड आ गया, एलसीडी आ गया, लिक्विड डिजिटल क्रिस्टल्स वगैरह की डिस्प्ले आ गई, तमाम चीज़ें ऐसी निकल के आ रही हैं। अब तो और एडवांस एमोल्डेड ओएलईडी वगैरह आ गई निकल के, मतलब बहुत कम लाइट खाएंगी और बहुत ज़्यादा रोशनी फैलाएंगी। तो हम क्या, अब वो जो पुराना बल्ब था उसे कितने लोग यूज कर रहे हैं? नहीं करेंगे ना, स्वाभाविक बात है। वो जानना, हाँ बिजली का बिल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये है वो है,
तो चीज़ों को बदलते गए, अब धीरे धीरे करके नई चीज़ों को, यानी अब यही होता है साइंस। इसका मतलब ही साइंस है, विज्ञान का मतलब ही है टू नो, जानना। जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें लेकर के नहीं ढो सकते, और इसमें डिबेट का कॉन्सेप्ट भी है कि हाँ ये चीज़ें ऐसे नहीं तो ऐसे कैसे। तो इसमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप लोग, वाई व्हाट व्हेन, कब कहाँ क्यों कैसे, बहुत सारी क्वेश्चन पूछिए। अगर उन क्वेश्चंस का जवाब आपको संतुष्टिपरक नहीं मिल रहा है तो अपनी साइंस को बदल दीजिए। वो साइंस पर दूसरी नई साइंस उसका जगह लेगी, वो पुरानी होगी उसकी जगह दूसरी लेगी, उसकी जगह दूसरी लेगी। तो इसीलिए मानव सभ्यता आज जो भी आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर के तमाम एडवांसमेंट देख रहे हैं, चाहे वो मंगल ग्रह पर जाने की योजनाएं हो रही हों, या फिर 20 जुलाई 1969 में अपोलो 11 करा करके जो है अमेरिका ने नासा के द्वारा जो है उन्होंने चांद पर मानव को उतार दिया हो। अब बहुत सारी चीज़ें, तमाम ऐसे मिशन हो चुके हैं। चाहे आप ये जो कम्युनिकेशन चल पा रहा है, ये भी तो सैटेलाइट्स के कारण ही चल पा रहा है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को अपने घर बैठे, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एक छोटा सा नमूना है। अभी तो आना बहुत कुछ बाकी है टेक्नोलॉजी में। लेकिन ऐसे ही हमारे जो प्राचीन खगोल वैज्ञानिक थे वो भी इन सारी चीज़ों को बड़े ही विस्मृत तरीके से देखते थे। जैसे कि हमारे सामने कोई नई चीज़ आती है तो हमें भी लगता है कि आश्चर्यचकित होते हैं, आखिर ये क्या चीज़ है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर इस धरती से सब व्यक्ति चले जाएं और फिर 500 साल बाद इस धरती पर, या 5000 साल बाद आपकी उम्र इतनी हो जाए कि आप 5 लाख साल जिएं, 10 लाख साल जिएं, तो 10 लाख साल आपकी जब उम्र हो जाएगी और आप इस धरती को छोड़ करके चले गए और यहाँ की सारी मानव सभ्यता खत्म हो गई मान लीजिए, उसके बाद में 10 लाख साल बाद आप स्पेस शटल लेकर के इसी धरती पर अगर देखने आएंगे तो यहाँ तमाम प्रकार के पेड़ पौधे, नई जीव जंतु, नई प्राणी, नई नई चीज़ें यहाँ पर उगाई होंगी, नई नई चीज़ों का जन्म हो चुका होगा। मानव सभ्यता तो खत्म हो गई है मान लीजिए। उसके बाद जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप भी वैसे ही खोज करेंगे जैसे कि आज हम लोग मंगल ग्रह पर खोज रहे हैं कि हो सकता है वहाँ पर कभी कोई नदियाँ बही हों, नदियों का अवशेष बहे हों, या फिर जैसे कि तमाम पुष्पक विमान वगैरह का वर्णन हो गया कि उसमें जो भी बैठता था एक सीट बन जाती थी, अचानक एक सीट खाली ही रहती थी। अगर 9 लोग हैं तो उसमें एक व्यक्ति रास्ते में मिल गया, तो वो ऐसा मानते थे। ऐसी जो है कल्पनाओं से भरी हुई तमाम कथाएं आपको मिलेंगी। हमें आज आपको लगता है कि ये कल्पनाएं रही होंगी, लेकिन वो अगर दूसरा कोई ये कहे कि प्रमाणित करके दिखाओ तो उन चीज़ों को प्रमाणित तो आप भी नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में ये ऐसा ही रहा था। तो आप भी पुष्पक विमान बना करके दिखा दीजिए, तो उसी को फॉर्म चेंज होती गई। हो सकता है उनके पास कुछ ऐसे फार्मूले रहे हों जिन्हें आप जो है आज के फार्मूले कहते हैं, ऐसे उनके पास में कुछ जो है वो सूक्त या सूत्र रहे हों, उन्हें वो अप्लाई करते हो, एकदम एनर्जी जो है उनके हाथ में एकदम आ जाती हो। ब्रेन से आपके जो है वो इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर यूँ मान लीजिए लगे हुए हैं, और वो एनर्जी जो कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांडीय वाइब्स वो आई, और उन्होंने जैसे मंत्र लगाया किसी ने या फिर कोई भी फार्मूला अपना अप्लाई किया, उसके बाद में जैसे कि ह्रीम क्लीम और क्राक सा उनके हाथ में जो है वो चीज़ें उनके हाथ में वज्र बन के आ गया एकदम। तो वो एनर्जी को कंजर्वेशन था, एनर्जी को कलेक्शन था, वो एनर्जी को कनेक्ट करते उसको जो है मैटर में कन्वर्ट कर देते। हो सकता है इट माइट भी हैपन कि हो भी सकता है, लेकिन आप ये कहें नहीं हुआ ही होगा तो आप भी ये प्रमाणित नहीं कर सकते कि हुआ ही होगा। तो उसके कुछ प्रमाण दीजिए, दिखाइए आज आपके दौर में, आप भी उन चीज़ों को ऐसे ही कर दीजिए। तो स्वाभाविक बात है उन चीज़ों को हमें दूसरे तरीकों से भी जानना जरूरी है। तो इसीलिए जन्म होता है फिर मॉडर्न साइंस का। अब उसमें बहुत सारी चीज़ों को जैसे देखते थे, प्राचीन भारतीय खगोलज्ञ से लेकर के प्राचीन यूनानियों की भी तमाम कथाएं हैं जो आकाश को देख करके कुछ कथाएं गढ़ते थे। जैसे कि अगर हम आप लोग बात करें कृत्तिका की या कृत्तिका नक्षत्र की, तो जैसे कि रात्रि के दौरान वो लोग जो हैं खुले आसमान की तरफ ऊपर देखते थे, तो जैसे उन्होंने माना कि ये जो हैं वो गुच्छे जैसे नज़र आ रहे हैं तारों की जगह 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 जगह। तो गुच्छे 2 प्रकार के होते हैं, अब हम जाने हैं कि 2 प्रकार के गुच्छे होते हैं। कितने प्रकार के, जैसे ओपन क्लस्टर्स हो गए और आप लोगों के क्लोज्ड क्लस्टर्स हो गए, गुच्छे बंद हो गए। तो ऐसे ही उन चीज़ों को उस समय जब वो देखते थे उन्हें बड़ा विस्मित करता था, यानी उन्हें लगता था कि ये 7 जो हैं तारे दिखाई दे रहे हैं, ये 7 तारे क्या हैं। वो जो सप्तऋषि आप सोच रहे हैं, उन सप्तऋषियों की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, उनकी बात आगे आने वाले समय में करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं प्लीड्स की, या जिन्हें हम कृत्तिका नक्षत्र कहते हैं। अब कृत्तिका नक्षत्र क्या है, वो जब देखते थे तो उन्हें भी लगता था कि ये क्या है। तो वो देखते थे जैसे कि उन्होंने प्लैनेट्स को पहचान लिया, स्टार्स को पहचान लिया कि स्टार बहुत दिनों बाद अपनी जो है शेप एंड साइज और जो है पोजीशन मोशन चेंज करते हैं। तारे काफ़ी दिन लगाते हैं और प्लैनेट्स बहुत जल्दी जल्दी अपनी मोशन चेंज करते आते हैं। उन्होंने इन सारी जो है पूरी कैलकुलेशंस लेकर के ऐसे करके ग्रहों की गणना कर ली और ग्रहों को ऐसे ऐसे मान लिया और 9 ग्रह उनके अकॉर्डिंग हो गए थे। और फिर उसके बाद में और भी चीज़ें जो थी वो आकाश में ऐसे ही स्पष्ट और साफ तौर से दिखाई देती थी। उनमें से जो है
आज भी आप रात्रि के दौरान 9 से 10 बजे जब देखेंगे तो आपको एक तारों का झुंड जैसा या गुच्छ जैसा नज़र आएगा, इसे क्लस्टर्स बोलते हैं। तो वो उसमें 7 तारे आपको आसानी से दिखाई देंगे। उन लोगों को भी, प्राचीन जो खगोल वैज्ञानिक थे, उन्हें भी वो 7 तारों के झुंड गुच्छे जो है दिखाई देते थे। तो उनमें ऐसा माना गया, प्राचीन भारतीय जो एस्ट्रोनॉमी है, खगोलविद थे, उनके द्वारा कि कुछ कथाएं गढ़ी गई थी। शायद उन जो प्लीयड्स या कृत्तिका नक्षत्र हैं उनको देखकर ही ऐसी कथाएं गढ़ी गई होंगी कि ये जो है वो कार्तिकेय हैं, इन्हें जो है वो षडमुख कहा जाता है और उनके माध्यम से इन्हें जो 6 माताएं हैं, 7 माताएं, उनके द्वारा जो है स्तनपान कराया गया था, इसके कारण इनके 6 मुख हो गए थे। ऐसी तमाम कथाएं आपको मिल जाएंगी। महाभारत में भी इसकी कथाएं हैं या फिर आपके रामायण में भी इनकी कथाएं हैं। तो आज जैसे कार्तिकेय को उस समय पूजा जाता था, पूजा की जाती थी, देवताओं में वो अपना विशिष्ट स्थान रखते थे कार्तिकेय। ऐसी कथाएं आपको जो है बहुत सारी जो हैं हमारे जो पुराण हैं उनमें आपको मिल जाएंगी। विद ड्यू रेस्पेक्ट उनमें आप लोग फाइंड आउट करेंगे तब भी बहुत सारी उनके बारे में जानकारी भी मिल जाएंगी आप लोगों को। तो शायद उन्होंने वो कथाएं, वो कहानियाँ या फिर वो जो उस समय की सच्चाई रही थी और वो क्या थी, वो तो वास्तविक तो वही जानेंगे, लेकिन आज की मानव सभ्यता उन्हें यूं भी जानती है कि वो जो ऊपर दिखाई दे रहे थे तारों के रूप, उनके कारण जो है उनका नाम फिर कार्तिकेय पड़ा। तो कार्तिक मास, आज भी कार्तिक महीना भी होता है, हिंदी में कार्तिक मंथ जिसे बोलते हैं। तो उस ज़माने में उनकी बड़ा पूजा की जाती थी, लोग उन्हें वर्शिप करते थे कि हाँ ये जो हैं वो देवता हैं एक हिसाब से, और इनकी बात मानना चाहिए, इनकी जो है सारी चीज़ों को देखना चाहिए कि ये जो हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो वो सब मनुष्यों को देखते हैं तो उनसे डर भय होना चाहिए लोगों के लिए, अरे कि वो वहाँ से देख रहा है। अच्छा, ऐसी तमाम चीज़ें उनके दिमाग में रही थी। धीरे धीरे करके फिर जो है अब वो उनकी मान्यता कम होती चली गई, चूँकि आधुनिक जो है आधुनिकता की अंधी दौड़ में सब लोग भागते हुए चले गए। तो वो एक आध्यात्मिक चीज़ जो थी वो उनसे वो थोड़ा दूर होते चले गए और फिर उनकी भी मान्यताएं कम होती चली गई। तो ऐसी समानांतर कथाएं आपको दूसरी जगह भी मिलेंगी। आप यूनान में चले जाइए, यूनानी कथाओं को देख लीजिए, एथेंस की कथाओं को देख लीजिए। तो वहाँ पर भी जैसे कि आप देखेंगे कि वहाँ पर भी ऐसी कथाएं देखने को, सुनने को या पढ़ने को मिलेंगी आप लोगों को कि ये जो थे वो एक गॉड थे, ज्यूस जिनका नाम था, और उन्होंने जो है वो एक उनके जो मैसेंजर थे, यूँ कहें कि उनके जो आदेशक थे, उन्हें एक आदेश दिया जिनका नाम एटलस था। यानी ज्यूस ने एटलस को आदेश दिया कि अपनी जो बीबी है उनके साथ में जो है प्लूटो, उनके साथ में जो है वो अब यहाँ धारण ना करें, अब क्या करें, अब इस धरती को धारण करें वो। यानी ज्यूस ने आदेश दिया कि इस धरती को आप एटलस धारण कर लीजिए। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी वो जो विभिन्न प्रकार के नक्शे वगैरह या फिर पूरी धरती को उठाए हुए एक आदमी ऐसे नज़र आता है, वही है वो एटलस। तो वो उन्होंने, ऐसा माना जाता है प्राचीन दंत कथाओं के अकॉर्डिंग कि उन्होंने फिर जो इस भूमि को अपने हाथों पे ऐसे धारण कर लिया। और उनकी जो मैडम थी, उन्हें दोनों को जो आदेश दिया का था ज्यूस ने, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने उन सारी चीज़ों को किया। तो उनकी जो उनसे पैदा 7 पुत्रियां थीं। ऐसी कुछ कथाएं आती हैं, मैं कथा सुनाने नहीं बैठा हूँ आपको, लेकिन ये सच्चाई है कि वहाँ से शुरुआत हुई है, स्वाभाविक बात है, और ये वहीं से शुरुआत हुई है। आज आप इतने बड़े दिखाई दे रहे हैं, आज आप इतने बड़े नहीं थे, हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। चेंजेस द सुप्रीम लॉ ऑफ द नेचर, परिवर्तन प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ नियम है, और इसको जो प्रतिवाद करने की कोशिश करेगा वो स्वाभाविक बात है वो अपने आप में ही खत्म हो जाएगा। रेसिस्ट करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। अब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं तो जा रही हैं। आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मानव सभ्यता कभी भी कुछ भी चाह करके भी नहीं चेंज कर सकती, स्वाभाविक बात यही है। और ये आधुनिक और आज की नहीं, प्राचीन से लेकर के और अब तक की सच्चाई है। हो सकता है अल्टीमेट ट्रुथ ना भी हो, सार्वभौमिक सत्य है या फिर अंतिम सत्य जिसे कहें वो ना भी हो। आपकी पकड़ में बहुत सारी चीज़ें आ जाएं जिन्हें आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बस में कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्राचीन से लेकर के आधुनिकतम खगोल विज्ञान के विकास क्रम की। तो उसमें ये निकल के आता है कि वहाँ पर एथेंस में भी ये होता था, यूनान में भी ये होता था। वो लोग ऐसा मानते थे कि अब उसके बाद उनसे पैदा जो एटलस थे, उनकी बीवी थी, उनसे पैदा 7 पुत्रियाँ होती हैं। उन 7 पुत्रियों को ये देख करके बड़ा आश्चर्यजनक लगता था, उन्हें बड़ा
विस्मित करता था, उन्हें बड़ा दुखित करता था। यूँ कहें कि वो बहुत विभिन्न प्रकार के तमाम दुखों से घिर गए। उन्हें लगता था हमारे जो पिता हैं उनके ऊपर भार रख दिया है, तो बड़ा दुखी होती थी उनकी पुत्रियां जो हैं, जिन्हें पाश्चात्य अंग्रेजी में कहा जाता है प्लीएड्स, हिंदी में जिन्हें कृतिका नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। तो वो 7 पुत्रियां मानी जाती थी। उनके अकॉर्डिंग जो है, जब देखा कि ये अपने पिता के भार से, बोझ से, जो एटलस धरती को उठाए हुए, उनसे ये दुखित हैं, तो इस चीज़ को उन्होंने आत्मसात किया। जो उनके जो गॉड थे ज़्यूनो, उन्होंने देखा कि अब इन 7 पुत्रियों को भी आकाश में स्थान दे दिया जाए, तो नक्षत्रों के तौर पर उन्हें स्थान दे दिया गया। ऐसी कथाएं वहाँ पर मिलती हैं। तो फिर उसके बाद में जो है बहुत सारी और भी कथाएं आप लोगों को मिलेंगी। ऐसे करके तमाम चीज़ें, ये धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ती गई। जैसे कि लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, शिक्षा जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। ऐसे हमारे पूर्वज भी धीरे धीरे करके चीज़ों को सीखते गए और आधुनिकतम खगोल विज्ञान के विकास तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और आज भी, अभी भी तमाम विकास होना बहुत बाकी है। अब हम जान चुके हैं इसी विकास की क्रम के दर में कि ये जो हैं वो 400 लाइट ईयर की दूरी पर हैं, जिन्हें कृतिका नक्षत्र, यानी 400 साल लग जाएंगे वहाँ तक जाने में, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से जाने की कोशिश करते हैं तब। और उनमें जो है कुछ लोग ये दावा करते हैं कि जैसे 7 तारे तो बड़े बड़े तारे हैं, उन्हें तो आप लोग देख सकते हैं। अब कुछ लोग, अगर जिनकी आंखें ठीक हैं, अगर आप अपनी आंखों को टेस्ट करना चाहते हैं आकाश में, अंतरिक्ष में, स्काई में, तो आप लोग उन प्लीड्स को देख सकते हैं। उनमें आपको 6 से 7 तारे क्लियर तौर से नजर आएंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी दावा करते हैं उन्हें 10 से 11 तारे भी दिखाई देते हैं, उसमें जो है प्लीड्स या नक्षत्र जो हैं उनके अंदर जो है। और ऐसे ही और भी तमाम चीज़ें सामने निकल के आती हैं। आप भी उन सारी चीज़ों को पहचान सकते हैं, अपनी आंखों से जान सकते हैं, देख सकते हैं। इसी के कारण हमारे जो प्राचीन खगोल वैज्ञानिक थे, उन्होंने धीरे धीरे करके सीखा इन सारी चीज़ों को, और सीखते गए, आगे बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते आज हम और आप इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के एज में आ चुके हैं कि हम लोग अब जान चुके हैं कि एक्चुअल में वो स्टार्स हैं, स्टार क्लस्टर्स हैं, और वो एक ओपन स्टार क्लस्टर्स है। इन चीज़ों को अब हम जान चुके हैं। कब से? यानी यूं कहें कि 7 जनवरी 1610 ईस्वी को, जब पहली दफ़ा गैलीलियो गैलीली ने 30 टाइम्स मोर बिगर जूम करने वाली एक टेलीस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट या रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप, आवर्तक दूरबीन जिसे कहते हैं हिंदी में, उसका आविष्कार किया, वो बनाई। उनके माध्यम से उन्होंने बहुत सारे दिनों तक वो अपनी दूरबीन में सुधार करते रहे। लेकिन एक्चुअल में दूरबीन जो है वो गैलीलियो गैलीली द्वारा पहले नहीं बनाई गई थी। उससे पहले की चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोगों को ये भी भ्रांति रहती है कि दूरबीन गैलीलियो गैलीली ने ही बनाई, जो इटली के साइंटिस्ट थे, और 7 जनवरी 1610 ईस्वी को उन्होंने जुपिटर को देखा। तो उससे पहले आप ये समझिए कि वेनिस में, या यूं कहें कि वहाँ जो वेनिस नाम की एक जगह है, वहाँ पर एक डच जो थे, वो डच चश्मा शास्त्री, यानी जो स्पेक्टिकल मेकर हैं, चश्मा बनाने वाले लोग, ये चश्मा जो बनाते हैं इस प्रकार के लोग, वो कार्य क्या करते थे। उनके शॉप पर जो है कुछ लोग कार्य क्या करते थे, उनमें से कुछ नवयुवक कार्य क्या करते थे। एक दिन अचानक क्या हुआ कि एक नवयुवक 2 मंजिल ऊपर गया और वो घिसाई का काम कर रहा था इन चश्मा के लेंस को फिट करने के लिए। और जब घिसाई का कार्य कर रहा था, तो मनुष्य, मैंने बताया कि सामाजिक प्राणी है और जिज्ञासा उसके अंदर कूट कूट के भरी रहती है। अगर आप किसी चीज़ को किसी में दबा करके और किसी के सामने से लेके जाएंगे तो वो जरूर देखेगा इसमें क्या है कुछ ना कुछ तो है, इसमें है भाई, कुछ तो है, क्या है। अब वो सोचता जरूर रहेगा इस चीज़ को, चाहे कुछ नहीं हो, खाली आप जो है अपना कपड़ा ले करके और खाली जो है उसे किसी कपड़े में बांध करके और उसे चुपचाप ऐसे देखते हुए जाइए इधर, तो कोई नहीं देख रहा है। आप दिखाइए कि कोई नहीं देख रहा है, और आप सबको देखते जा रहे हैं, और वो ये जाने कि हाँ इन्हें लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा है। और देखो फिर वो कितनी आपको जो है चातुर्य भरी नज़रों से देखना शुरू करते हैं कि हाँ हमने देख लिया इन्हें। तो ये बड़ा अजीब सिस्टम है, यानी ये क्रिएटिविटी है। इसी को क्रिएटिविटी कहते हैं कि वो जानना चाहता है, टू नो, एक्सप्लोर करना चाहता है, चीज़ों को बड़ी विस्तारित तौर से जानना चाहता है कि आखिर इसके अंदर है क्या, ये व्यक्ति जो जा रहा है ये लेके क्या जा रहा है। ऐसे ही करके उस समय भी जो लोग थे, यानी गैलीलियो गैलीली के ज़माने में, जिनका नाम था मिस्टर हैंस लिपर्से, तो हैंस लिपर्से के यहाँ पर, यानी उनकी दुकान पर कह सकते हैं, उनकी शॉप पर कह सकते हैं, वो जो
यंगस्टर्स थे जो कार्य करते थे, चश्मे की घिसाई का कार्य करते थे, यानी चश्मे को सेटअप और शेप देने का काम करते थे। मास्टर तो हैंड स्लिपर से ही थे, उस दुकान के मालिक तो वही थे, लेकिन वहाँ कुछ जो उनके पीपल्स कह सकते हैं, शिष्य कह सकते हैं, वो थे। तो मनुष्य का दिमाग स्वाभाविक बात है, वो क्रिएटिव है ब्रेन, तो कुछ ना कुछ वो खुरापात कह सकते हैं ऐसे, या फिर यूँ कह सकते हैं क्रिएटिविटी वाला वे कह सकते हैं, होता है जिसके अंदर होता है। कुछ लोगों के अंदर कुछ कीड़ा ज़्यादा होता है कि हाँ ये चीज़ अगर ऐसे है तो इसे ऐसे करके लगा के देखें तो क्या होगा, तमाम चीज़ें ऐसी होंगी। तो अब ऐसे ही उनके यहाँ पर जो एक यंगस्टर कार्यरत था उस ज़माने में, उसने क्या किया, एक दिन दो चश्मों को घिसाई करते समय दो जो लेंस थे, मिरर जो थे, वो जो लेंस था उस लेंस को आगे पीछे लगा करके देख लिया। और बाहर किसी पेड़ पर, ऐसी कुछ कहानियां हैं कि बाहर उन्होंने देखा तो आगे पीछे जब लगाया तो बाहर कोई बहुत दूर पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई नजर आ रही थी और वो बड़ा नज़दीक साफ नजर आ रही। उन्होंने सोचा अरे ये कैसे हुआ, ये क्या है। He shouted very loudly, "Oh my master, listen to me carefully. What had happened here?" उन्होंने कहा सुनिए मेरे स्वामी, यहाँ क्या हुआ, ये तो कुछ अजीब हो गया, ये क्या दिख रहा है इसके माध्यम से, ये देखिए इधर आइए। उन्होंने कहा शांत हो जाओ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो, दिखाओ क्या है। तो वो देखा उन्होंने, जब देख रहे हैं उन्होंने भी लगा के देखा, बोले अरे वाह ये तो अजीब, ये तो कमाल हो गया, वाह व्हाट हैड हैपेंड हियर, ये तो अमेजिंग चीज़ है। अब उन्होंने तो ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके जब पता पड़ी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप अगर दिखावटी कुछ चीज़ करेंगे तब भी लोग आपको सोचेंगे कि हाँ ये कुछ ना कुछ जो है इनके उसमें ये कपड़े में बांध करके कुछ ले जा रहे हैं, भले उस कपड़े में खाली आपके कपड़े हों, स्वयं के कपड़े हों, लेकिन उन्हें तो लगेगा इसमें क्या है। तो जो चीज़ ज़्यादा ढकी रहती है या फिर यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है वो लगता है कि ये दबी हुई चीज़ है, या कोई चीज़ ब्रह्मांड है, वो बहुत ज़्यादा अंतरिक्ष अनंत है, उस अनंत अंतरिक्ष को जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें आपके दिमाग में क्वेश्चन आते होंगे धरती के नीचे क्या होगा, दाएं क्या है, बाएं क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर से ऊपर, अच्छा उससे ऊपर जब तारे खत्म हो जाएंगे, कहीं तारे हैं उस तारों से ऊपर, अच्छा वहाँ से भी, वहाँ से ऊपर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके ब्रेन में भी आ सकते हैं, उस जमाने के लोगों के ब्रेन में भी आते थे और आज भी हमारे आपके सबके ब्रेन में आना स्वाभाविक है। ये एक स्वस्थ ब्रेन का सिग्नल है, यूँ कह सकते हैं। तो उन्होंने जो है उस चीज़ को दबाने की कोशिश की कि कोई ना जान पाए, हम इसमें कुछ और रिसर्च करेंगे, कुछ और करेंगे डेटा वगैरह लेकर के। तो धीरे धीरे करके हुआ क्या, वो चीज़ें और फैलती गई, लोग और उन्हें जानते गए कि आखिर क्या है, ये क्या है। अरे कि वो वहाँ पर ऐसा हुआ है, सुना है आपने क्या कि वेनिस में एक जो है वो कुछ अजीब जो है लेंस, कुछ जासूसी लेंस हैं, कुछ जो है डिटेक्टिव मिरर्स हैं, उनकी खोज हुई है। अरे वो कैसा लेंस है। अब इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे बातें कुछ सालों के अंदर ही, कुछ का मतलब कुछ ही सालों के अंदर जो है अंदर अंदर ये बात मिस्टर गैलीलियो को भी पता पड़ी। तो उनके आधार पर, रेखा चित्रों के आधार पर, पहले ऐसा तो था नहीं कि आपने देख लिया उसका फोटो ले आइए, फोटो खींच लीजिए। तो धीरे धीरे करके जो है ये बात, जब मिस्टर गैलीलियो जो इटली, यानी इटावली जिसे कहते हैं, इटली आज कहते हैं, तो उसके जो साइंटिस्ट थे उस समय के, बड़ा दिमागदार साइंटिस्ट रहा होगा, स्वाभाविक बात है, जो वह दिमागी रहा होगा, इंटेलेक्चुअल था उसके अंदर। तो उन्होंने लोलक का नियम भी दिया, लोलक का सिद्धांत भी दिया। 20 साल की उम्र में तो लोलक का नियम जो आप पढ़ते हैं वो दे करके चले गए थे, ठीक है। तो तमाम चीज़ें उन्होंने डिस्कवर की थी और उनकी रुचि जो है वो विशेष करके अंतरिक्ष में रहती थी, अंतरिक्ष को जानना चाहते थे, एक्सप्लोर करना चाहते थे। उसी के आधार पर उन्होंने जो रेखा चित्र, यानी यूँ कहें कि जो फिगर्स लगे उन्हें समझ में आए, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने कुछ फिगर्स बनाने शुरू किए और उन जो लाइंस ड्रा की, जो फिगर्स बनाए, जो खाका तैयार किया, जो पैटर्न बनाया, उनके माध्यम से उन्होंने एक दूरबीन का आविष्कार किया। दूरबीन का मतलब होता है दूर की चीज़ों की खोजबीन करना, बीन कर देखना एक एक चीज़ के बारे में। तो वहाँ से तो उन्होंने क्या किया, एक सेटअप इस्टेब्लिश कर लिया। अब उन्होंने जैसे कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर को लगा के जैसे ऐसे करके रखा, तो उसका सेटअप बना दिया, उसमें एक ट्यूब बना दी नाले का, उसमें सेट कर दिया। अब वो रिफ्रैक्टर दूरबीन थी, यानी अपवर्तक दूरबीन। एक होती है परावर्तक दूरबीन, मतलब उस पर लाइट कलेक्ट होकर यूं पड़ती है, ऐसे जाती है, वो छोड़िए आप यूं समझिए। वो जो दूरबीन थी वो क्या करती थी, जैसे लाइट ऐसी फैली हुई आ रही है तो इस मिरर पर जब पड़ेगी, तो ये लेंस पर जब पड़ेगी तो वो लेंस जो है वो ऐसे करके कलेक्ट करके इकट्ठा कर देगा और यहाँ पर फिर आपको उसकी इमेज दिखाएगा। यानी यूँ कहें कि उन्होंने जो है
वो रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप का आविष्कार कर लिया। और उसके माध्यम से जब उन्होंने पहली दफ़ा अपनी दूरबीन को जिज्ञासावश यूं ही निहारते हुए, एक शाम, घनी शाम थी उस समय, और देखा उन्होंने कि आकाश की तरफ जो है बड़ा चमकदार नज़र आ रहा था मून, आपका चंद्रमा। और चंद्रमा की तरफ उन्होंने अपनी दूरबीन सीधी की। अब जब दूरबीन सीधी की तो दूरबीन से पहले जो देख रहे थे तो लोगों को लगता था ये तो बड़ी चिकनी सतह है, चमकदार सतह है चंद्रमा की। लेकिन जब उन्होंने देखा तो उस पर तो कुछ नज़ारा अलग ही नज़र आ रहा था। यानी उन्होंने उन क्रेटर्स को देखना शुरू कर दिया, जो गड्ढे हैं, जो वहाँ पर लावा बहा हुआ है, जो माउंटेन्स की फॉर्म है, जो कुछ उबड़ खाबड़ जगह हैं, यानी जिन्हें हम क्रेटर्स कहते हैं आधुनिक खगोल विज्ञान की भाषा में। उनको जब उन्होंने देखा तो बड़ा विस्मित हो गए। उन्हें लगा कि वाह, ये है दुनिया। अब फिर तो जब एक चीज़ आप सफलता प्राप्त कर जाते हैं, आपको लगता है कि 10th पास कर लिया या फिर ये काम कर लिया, तो उसके बाद में ये अच्छा काम भी कर सकते हैं, तो दूसरे अच्छे कामों में लगे वो धीरे धीरे करके बढ़ते गए, अपनी दूरबीन को और एडवांस करते गए। एडवांस करते करते एक शाम उन्होंने अपनी दूरबीन फिर निकाली और अपनी वहाँ की सीनेट जो थी, वहाँ की, जैसे यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा होते हैं अपने यहाँ पर, अन्य देशों में अलग अलग नामों से, जैसे ड्यूट वगैरह हो गया, अलग अलग नाम होते हैं। तो वहाँ पर जो सीनेट जिसे कहते थे, उसमें उन्होंने उसका प्रदर्शन भी किया, डेमोन्स्ट्रेशन भी किया, उसे दिखाया, बताया, समझाया उसके बारे में कि देखिए मैंने ये एक अजीब सेटअप बनाया है, इसके माध्यम से आप लोग जो है ये देख सकते हैं। उसके बाद वो दिन आया 7 जनवरी 1610 ईस्वी का, जो एक ऐतिहासिक डेट में कन्वर्ट हो गया। और गैलीलियो गैली ने उसी शाम शांत आकाश की तरफ, दिखने वाले शांत आकाश की तरफ अपनी दूरबीन का जो है सेटअप किया और देखा कि वो एक चमकदार बॉडी नज़र आ रही थी। उन्हें लगा कि ये कोई, ऐसे कि मान लीजिए स्टार है, लेकिन वास्तव में वो स्टार नहीं था, और वो था पहली दफ़े आपका जुपिटर, यानी बृहस्पति ग्रह। और उन्होंने जब बृहस्पति ग्रह की तरफ सीधा किया तो उस पर कुछ धारियां, पट्टी जैसी दिखाई दी, जिन्हें बाद में चल करके हम लोग जान पाए कि ये जो है उस पर जो है वो टाइफोन्स हैं, जो तूफान हैं, जो पिछले हजारों नहीं कई लाख साल से जो उस पर जो है मंडरा रहे हैं। और ये बड़ा ग्रेट रेड स्पॉट है, ये धब्बा जो है जैसे ग्रेट रेड स्पॉट, वो तो बाद में नाम दिया गया। जब उन्होंने देखा उसके बाद में उन्होंने इधर और उधर टेलीस्कोप को किया तो 2-3 चीज़ें और उन्हें नजर आई, फिर 4 हो गई। तो वो थे गैनीमेड, कैलिस्टो, आयो, यूरोपा, यानी यूँ कहें वो बृहस्पति ग्रह के चमकदार 4 चंद्रमा, और उनका फिर तब से नाम हो गया गैलीलियन मून्स या गैलीलियन के चंद्रमा। और फिर जो इतिहास शुरू होता है उसके बाद से आधुनिक इतिहास को आप लोग फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं फिर कि जब से द इंस्ट्रूमेंट दैट चेंज द बर्ड्स आई व्यू अबाउट द सेलेस्टियल बॉडीज, या यूँ कहें खगोलीय पिंडों के बारे में या ब्रह्मांड के बारे में मानवीय सोच को उन्नति के पंख लगे, यानी दूरबीनों के आविष्कार से। और फिर आज हम आप जो भी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, देखते, जानते, समझते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबल विभिन्न प्रकार की, चाहे वो स्पेस टेलीस्कोप्स हों या फिर ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स हों या फिर जो है रेडियो टेलीस्कोप हों, ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स हों, उनके माध्यम से ही हम लोग जो है उस विंडो को ओपन करते हैं। यानी यूँ समझिए कि उस अनंत विस्तारित ब्रह्मांड को देखने का प्रयास करते हैं। और धीरे धीरे करके अब हम और तमाम चीज़ों की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं उनके माध्यम से। तो ये प्राचीन से लेकर के आधुनिकतम खगोल विज्ञान के विकास क्रम पर एक संक्षिप्त विवरण था, जिस पर हमने प्रकाश डालने की कोशिश की थी। अगर कुछ और क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं आप लोगों की प्राचीन खगोल विज्ञान से लेकर के आधुनिकतम खगोल विज्ञान की इस ग्रंथमाला में, तो हम कह सकते हैं कि आप लोग उन क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वास्तव में आपका स्वस्थ ब्रेन है, तब आप लोग, स्वाभाविक बात है कि ब्रह्मांड में आकाश की तरफ आपने तारों को जरूर निहारा होगा, अंतरिक्ष की तरफ, ग्रहों उपग्रहों को, और तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अपनी साधारण या खुली आंखों से मुक्त तरीके से जरूर देखा होगा। अगर आपने इन सारी चीज़ों को देखा है तो आपके ब्रेन में जरूर क्वेश्चंस आते होंगे और आप तमाम और भी चीज़ों को जानना चाहते होंगे, या फिर ऐसी चीज़ों के बारे में जान करके, सुन करके, समझ करके या देख करके उन्हें आपको बहुत अच्छा लगता होगा। अगर वास्तव में आप लोगों को इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, आपका ब्रेन स्वस्थ है, दिमाग ठीक है, अगर जानना चाहते हैं, खुला दिमाग है, सारी चीज़ों को प्राचीन खगोल विज्ञान से लेकर के आधुनिकतम खगोल विज्ञान की सीरीज या ग्रंथमालाओं को सुनना चाहते हैं और इनके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तब आप लोग स्पेस टू स्पेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।